30 दिन पूरे हुए दिल्ली सरकार यानी अरविंद केजरीवाल की सरकार को। आइए जरा 30 दिन का लेखा जोखा, जरा बैठिए हमारे साथ, सुनिए उनकी बात। नमस्कार, मैं हूं पुण्य प्रसून वाजपेयी। आज बात दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से। अरविंद केजरीवाल जी, बहुत बहुत स्वागत है। हाथ इसलिए मिला रहे हैं कि 30 दिन हो गए, 720 घंटे। देश ऐसे ही गिन रहा है, एक एक घंटा, एक एक मिनट। ये सरकार जाए कब? तो सरकार गिर कब रही है? सरकार गिर कब रही है ये तो ऊपर वाला जानता है, लेकिन हम लगे हुए हैं जितना भी समय है। आपको याद होगा जब सरकार बनी थी तो हमें तो पता नहीं था ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस जीतेंगे नहीं जीतेंगे। तब मैं कह रहा था, मेरे को बुखार था कि 48 घंटे हैं मेरे पास, इन 48 घंटों में जितना कर सकते हैं कर लेते हैं। तो बिजली के दाम कम करा दिए, पानी के दाम कम करा दिए 48 घंटों के अंदर। अब जितना हम तो लगे हुए हैं नेक्स्ट स्पीड पे कि रात दिन काम कर रहे हैं और तुरंत हमें जन लोकपाल और स्वराज का कानून पास करना है, जो जितना भी समय मिले। जिस संविधान की शपथ लेकर आप आते हैं, उस संविधान को आप सड़क से खारिज कर देते हैं। संविधान को खारिज नहीं किया, संविधान को बिल्कुल, संविधान की बहुत इज्जत करते हैं हम। 26 जनवरी 1950 को बाबा साहब अम्बेडकर और हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने इस देश को सबसे खूबसूरत संविधान दिया था। उस संविधान की आत्मा फंडामेंटल राइट्स है। वो कहते हैं राइट टू इक्वालिटी होगी कानून के सामने। आज है हमारे देश में राइट टू इक्वालिटी? कोई बराबर है? नेता और आम आदमी को कानून बराबर समझता है? अमीर पैसे वाले को और गरीब आदमी को कानून बराबर समझता है? अगर आपके पास पैसा है तो आप 2 लाख रुपए का वकील करते हो, और अगर गरीब आदमी हो तो सुप्रीम कोर्ट की शक्ल नहीं देख सकते। दूसरा कानून है राइट टू लाइफ। दिल्ली में 1600 रेप हुए पिछले साल, वो उसके पिछले साल से दुगने हुए। कहाँ है राइट टू लाइफ? 1600 उन लड़कियों का क्या हुआ है जिनके रेप हुए? और उनको छोड़ दो, अगर आज किसी महिला से पूछ लो, मैं तो दिल्ली में कैंपेनिंग के दौरान बहुत घूमा था, किसी महिला से पूछ लो, कोई अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर, डर डर के जी रहे हैं। एक बेटी सवेरे घर से बाहर निकलती है तो माँ बाप का दिल धक धक करते वापस आएगी कि नहीं आएगी। ये कौन सी राइट टू लाइफ है? लड़की को जिंदा जला दिया गया, ये कौन सी राइट टू लाइफ है? तो फंडामेंटल राइट्स बनाए गए थे। और संविधान में और बहुत सारी कि एक राष्ट्रपति होंगे, एक उपराष्ट्रपति होंगे, एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होगा, प्रधानमंत्री होगा, मुख्यमंत्री होंगे, उसके मंत्री होंगे, उसके इससे ये होगा, जज होंगे, उसके अफसर होंगे, फलाना। ये सारा ढांचा है। ये ढांचा आम आदमी के फंडामेंटल राइट्स देने के लिए तो बना था, उसी को प्रोटेक्ट करने के लिए बना था। आज अगर एक मंत्री को कुछ हो जाए तो कहते हैं संविधान को खतरा हो गया, संविधान को खतरा हो गया। और एक आम आदमी के फंडामेंटल राइट्स रोज पर खच्चे उड़ रहे हैं, उसको खतरा नहीं, तब कोई नहीं कहता। एक मंत्री के घर का शीशा टूट गया, 12 पुलिस वाले सस्पेंड कर दिए, संविधान को खतरा पैदा हो गया। महिलाओं का रेप हो गया, एक एसएचओ सस्पेंड नहीं होता। महिला को जिंदा जला दिया गया, एक कोई तो मेरा ये कहने का मतलब है कि ये सारा तामझाम जो है, इसने अपने आप को संविधान मान लिया कि हम संविधान है, हमारी जिंदगी को खतरा, हमारे बंगले को खतरा, हमारी गाड़ी को खतरा, हमारे ड्राइवर को खतरा, तो संविधान को खतरा। इसको बदलना पड़ेगा। दिल्ली चुनाव के लिए जब तैयार हो रहे थे तब ये बातें जहन में नहीं आ रही थी? नहीं, कौन सी कुर्सी पर बैठने वाले हैं, उसकी क्या सीमाएं हैं, कॉन्स्टिट्यूशन ने दिल्ली गवर्नमेंट को क्या राइट्स दिए हुए हैं, सीएम के पास क्या हक है, इसकी जानकारी आपको तब नहीं थी? तो सर 2 चीजें हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। हमने उस टाइम भी यही बोला था। लोग हमसे पूछते थे कि दिल्ली पुलिस तो आपके कंट्रोल में नहीं है। मैंने कहा जी हम तो मानते हैं दिल्ली पुलिस हमारे कंट्रोल में नहीं है, लेकिन दिल्ली पुलिस को ठीक कर लेंगे जनता से मिलके। जनता ठीक करेगी दिल्ली पुलिस को। जनता सारी बेबस है क्या? हमारा मकसद चुनाव लड़ना नहीं है, हमारा मकसद चुनाव लड़के सत्ता हासिल करना नहीं है। हमारा मकसद है देश की जनता को खड़ा करना, देश की जनता को तैयार करना। देश की जनता में गुस्सा भरा पड़ा है, देश की जनता बहुत दुखी हो चुकी है। बस ज़रूरत थी इनको सबको संगठित करने की, वो धीरे धीरे संगठित होती जा रही है। आज देश की जनता, दिल्ली की जनता ने कम से कम एक वो आज़ादी की सुगंध ले ली है, एक वो आज़ाद महसूस का। दिल्ली के अंदर चले जाइए आप, कल 10 ऑटो में घूमिए और लोगों से पूछिए वैसे ही कि भाई कैसा लग रहा है। जनता ये कह रही है जी पिछले 1 महीने के अंदर काफ़ी बदलाव आया है, काफ़ी जगह भ्रष्टाचार कम हुआ है, बहुत सारे दफ्तर ऐसे हैं जहाँ पे भ्रष्टाचार कम हुआ है। तो कुछ चीज़ें ऐसी है जो मैं सचिवालय में बैठ के करूँगा मुख्यमंत्री के रूप में, लेकिन अगर चीज़ें, ये सारा का सारा ढांचा हम लोगों ने इसलिए थोड़ी बनाया कि ये ढांचा दिखा के हम कहेंगे भाई तुम भ्रष्टाचार कम नहीं हो सकता, क्राइम कम नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि ये अड़चने आ रही हैं। अरे इन अड़चनों को दूर करो,
इन दीवारों को दूर करो, इन रूल्स को बदलो, इन कानूनों को बदलो। आप ये कहो कि कानून ऐसा कहता है इसलिए हम भ्रष्टाचार दूर नहीं कर सकते, हद हो गई। कानून भ्रष्टाचार को प्रोटेक्शन देने के लिए नहीं, नहीं अरविंद जी, एक चीज बताइए, आप सचिवालय की छत पे चढ़ जाते हैं, आप ये मैसेज देना चाह रहे हैं कि अब कानून जो बनेगा वो सड़क पर जनता के साथ सीधी राजनीतिक भागीदारी से बनेगा। सुप्रीम कोर्ट मैटर नहीं करता है, पार्लियामेंट मैटर नहीं करती है, क्योंकि वहां पर बैठे राजनेताओं और जजेस ने इस दौर में अपने हित के लिए पूरे संविधान को लागू कर दिया। मैसेज ये है क्या? मैसेज ये है कि इस दौरान पूरी की पूरी व्यवस्था गड़बड़ाई है। इस दौरान पूरी की पूरी व्यवस्था गड़बड़ाने से सारे के सारे इंस्टीट्यूशंस गड़बड़ाए हैं। मैं इंस्टीट्यूशंस के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन आज कोई भी इंस्टीट्यूशन जो है, मतलब काफ़ी अच्छा कुछ अच्छा काम भी कर रहे हैं, लेकिन मोस्टली इंस्टीट्यूशन जो है वो आम आदमी के हक में काम नहीं कर रहे, इसीलिए आम आदमी जो है वो त्रस्त हो चुका है। इन इंस्टीट्यूशंस को जवाबदेह बनाने की ज़रूरत है। जब मैंने कहा कि एसएचओ को सस्पेंड करो, तो ऐसा नहीं कि हम दिल्ली पुलिस के खिलाफ हैं। दिल्ली पुलिस के खिलाफ कैसे? हमने कहा जवाबदेही करो। अब उन्होंने कहा कि नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे भाई? एसएचओ पलट के कहता है जी या तो जवाबदेही ले लो या महीना ले लो, दोनों एक साथ कैसे चलेंगे? जवाबदेही लोगे तो पैसा कैसे दूंगा मैं आपको? तो पूरा का पूरा सिस्टम, इस सिस्टम के अंदर जवाबदेही तय करने की ज़रूरत है, जो कि बिल्कुल ख़त्म हो गई है। और सीधे आज ये बड़ी बड़ी दीवारें जो हैं, ये सारी दीवारें जनता को अलग करती है। ये शासक हैं, ये जनता है, और जनता जाती है मिलने के लिए तो कहते हैं कि हम नहीं मिल सकते। शासक तो द पीपल हैव बिकम ऑब्स्ट्रक्शन इन। आपने छत पे चढ़ने की बात कही, मैंने क्या बुरा किया? वहाँ पे जनता थी, जनता सामने खड़ी थी, 20,000 लोग थे। पुलिस वाले आए मेरे पास, मैं अंदर चला गया था, पुलिस वाले आए, कहते जी लाठीचार्ज कर देते, अभी भगा देते इनको। मैंने कहा नहीं, लाठीचार्ज नहीं होगा। अब मैं ऊपर गया, ऊपर जाके मैंने जनता को संबोधित किया, सारे बड़े खुश हो गए, सारे चले गए चुपचाप। तो मुख्यमंत्री सीधे जनता से क्यों ना संपर्क करे? आज मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। एक आदमी वहाँ पे बैठा हुआ है जंतर मंतर पे। कल मेरे को किसी ने बताया कि उसको 45 दिन हो गए हैं फास्ट पे बैठे हुए। किसी का प्रेशर नहीं था, कोई मीडिया वाला नहीं आया, कोई मेरे से, मैंने खुद इनिशिएटिव लेके उसकी डिमांड्स आज मंगवाई मैंने कि भाई हमारे देश के अंदर एक आदमी क्यों बैठा है 45 दिन से अनशन पे। चल, नॉर्मली सरकारें हिलती हैं जब 1 लाख लोग पहुंच जाएं, 2 लाख लोग पहुंच जाएं, मीडिया के सारे कैमरे पहुंच जाए, तब पहुंचते हैं। उसके बाद उसकी डिमांड्स आई हैं, उसमें कुछ डिमांड्स रीजनेबल हैं, हम उसके ऊपर काम कर रहे हैं और हम उसको उठाएंगे इज्जत के साथ। हमारे ही तो देश के लोग हैं, हमारे ही तो अपने लोग हैं, कोई पाकिस्तानी अमेरिका वाले थोड़ी हैं। नहीं, कोई अलग नहीं है, लेकिन कोई एक इंस्टीट्यूशन का जरा आप नाम लीजिए कि जो आपको लगता है ईमानदार है। देखिए, आपने अभी बीच में कहा था सब नहीं है, कुछ अच्छे भी हैं, कोई एक इंस्टीट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन। चलिए, कई सारे ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं जिन्होंने इस दौर में बहुत अच्छा काम भी किया, जैसे इलेक्शन कमीशन बहुत अच्छा। पहले आप देखते थे चुनाव किस तरह से होते थे, अब चुनाव बड़े अच्छे तरीके से होते हैं। सीएजी है, सीएजी ने बहुत अच्छा काम किया। कई इंस्टीट्यूशंस हैं, और जो इंस्टीट्यूशंस नहीं कर रहे उन इंस्टीट्यूशंस को जवाबदेह बना के स्ट्रेंथन करने की जरूरत है। उसका तरीका यही है कि राज्य का चुना हुआ मुख्यमंत्री, जनता खड़ी होगी। जिस दिन जनतंत्र के अंदर जनता सो जाती है, अरविंद केजरीवाल जरूरी नहीं है, कांग्रेस बीजेपी जरूरी नहीं है, आम आदमी पार्टी जरूरी नहीं है। जिस दिन जनता खड़ी हो जाती है और जनता के दिल के अंदर आज़ादी की भावना आ जाती है, बाकी सारी चीज़ें अपने आप धीरे धीरे होती जाएंगे। अभी जनता, आप ये देखिए, कुछ भी हो या ना हो, अन्ना आंदोलन का 3 साल में क्या इंपैक्ट हुआ, ये देश की जनता ये मान चुकी थी इस देश का कुछ नहीं हो सकता, सिनिक हो चुका। हम आपको बताते हैं अन्ना आंदोलन का क्या हुआ। हमें जहां तक याद आता है, इंडिया अगेंस्ट करप्शन आपने शुरू किया था। सड़कों पे नारे लग रहे थे, 15 कैबिनेट मिनिस्टर्स को पोस्टर आपने छापा था। उसमें एक प्राइम मिनिस्टर का नाम भी था, दूसरा नाम सुशील कुमार शिंदे, गृह मंत्री। आदर्श घोटाले से उनको बरी कर दिया गया, आपने सड़क से आवाज लगाई थी, आपके हाथ कुछ भी नहीं आया। उसके बाद नाम था तीसरा शरद पवार, लवासा कांड में क्या स्थिति है, लवासा को ग्रीन झंडी मिल चुकी है। चौथा नाम था प्रफुल्ल पटेल, एयरपोर्ट वाले मसले को लेकर स्थिति देख लीजिए, वो दूसरे मंत्रालय में चले गए, लेकिन उनका कद बढ़ गया। उसके बाद आइए, वोडाफोन को लेकर आपने कपिल सिब्बल पर उंगली साधी थी। ये लंबी फहरिस्त है। कमलनाथ को लेकर आपने WCL वाले हिस्से को उठाया था। उसके बाद बढ़िए, आपने सलमान खुर्शीद को लेकर सड़क पे, और आप रात भर गुजारा था अपने स्टेडियम के भीतर बंद होके। हम कह रहे हैं ये कौन सी लड़ाई आप लड़ रहे हैं? सर, यही तो लड़ाई लड़ रहे हैं। ये कौन सी लड़ाई, कैसे लड़ रहे हैं? हम जनता जंतर मंतर पे बैठे 4 अप्रैल 2011 को, अन्ना जी बैठे, फिर रामलीला मैदान में अनशन हुआ, तब हम इनसे मांग कर रहे थे। इस देश की जनता इकट्ठी हुई, इस देश की जनता कह रही थी भ्रष्टाचार से मुक्ति दिलाओ, भ्रष्टाचारियों को जेल भेजो, भ्रष्टाचारियों को जेल भेजने का कानून बनाओ। इन्होंने सारी संसद में बैठ के सारे पार्टियों ने प्रॉमिस किया था पूरे देश को कि हम कानून बनाएंगे,
क्या कानून बनाया, धोखा दिया लोगों को, फिर इनके खिलाफ बैठे हम लोग, फिर धोखा दिया। तब ये सीधा हो गया कि अब जनता को अंदर जाना पड़ेगा। अब ये अंदर और बाहर की लड़ाई ऐसे नहीं चलेगी, अब जनता अंदर जाएगी, जनता खुद अपने कानून बनाएगी और जनता खुद अब निर्णय लेगी। अब ये इस किस्म का जो चल रहा था, तो उसी लिए पार्टी बनाई उसके बाद, और उसके बाद फिर नहीं, आप नजर आते हैं एक प्रोग्राम में कपिल सिब्बल से गले मिलते हुए। सर वो मैं जाता है। क्लियर मत कर दूं, मैं ईद मिलन का बिल्कुल सही, हमें पता है, सारी पार्टियां थी, और मैं विजेंद्र गुप्ता जी से भी, बीजेपी वाले से भी गले मिला था। वो फोटो नहीं आई, क्यों? क्योंकि बीजेपी वालों को वो कपिल सिब्बल मिले। हाँ, कपिल सिब्बल के खिलाफ आपने सड़क से आंदोलन किया था। हम एक सवाल इसलिए ये बड़ा महत्वपूर्ण है क्योंकि आप बड़े इमोशनल एस्पेक्ट पे अपने आंदोलन को जगह देते 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 पॉलिटिकल पार्टी में कन्वर्ट हुए हो। नहीं, ऐसा नहीं है। अगर पॉलिटिकल पार्टी में कन्वर्ट हुए होते तो मुख्यमंत्री वहां पे जाके रात को सोता नहीं और 2 दिन के धरने पे नहीं बैठता। इमोशनल एस्पेक्ट, हम बार बार एक चीज बोल रहे हैं, बड़े ही भावनात्मक एहसास लोगों को आप कराते रहे हो कि देखिए मैं जो हूं एक बेहद कमजोर मुख्यमंत्री हूं और जनता का पावर मेरे पास है, अब मैं कैसे बढ़ूं। नहीं, बिल्कुल गलत बोल रहे हैं। आदमी धरना देने से कमजोर नहीं होता, आदमी त्याग करने से कमजोर नहीं होता। आदमी त्याग कौन कर सकता है? त्याग वही कर सकता है जिसके अंदर की ताकत हो। तो त्याग करने से आदमी कमजोर नहीं होता। मेरे को ये कहा गया जब मैं धरने पे बैठा था उसके पहले कि देखिए अब आप मुख्यमंत्री बन गए, आपको शोभा नहीं देता, आपके मंत्रियों को शोभा नहीं देता है कि इस तरह से रात को निकल जाएं आप लोग। आपके पास कोई ग्रीवेंस है, आप फॉरवर्ड कीजिए, एलजी साहब को फॉरवर्ड कीजिए, फिर एलजी साहब कमिश्नर को फॉरवर्ड करेंगे। अरे वो लड़की जल गई, तुम्हारी फॉरवर्ड होती रहेगी। वहाँ पे लड़की का, दानिश लड़की का बलात्कार हो गया, एक जगह एक लड़की को प्रोस्टिट्यूशन में धकेल दिया गया, तुम्हारी चिट्ठियाँ फॉरवर्ड होती रहेंगी। ऐसे तो हम नहीं करने वाले। हम दूसरी पार्टियाँ नहीं हैं, हम शीला दीक्षित नहीं है, हम कांग्रेस नहीं है, हम बीजेपी नहीं है। अब ऐसे नहीं चलेगा। अब तो सर एक्शन होगा, एक्शन लीजिए। हार है, लेकिन एक चीज बताइए, कल को गुजरात में जो कुछ हुआ, नरेंद्र मोदी सड़क पे बैठ जाए और बोले मैं बेहद दुखी हूं, लोग मानेंगे क्या? देखिए कोई जो भी करे, डिपेंड करता है कि जनता उसको कैसे लेती है। ये मेरा अगर तो हाँ मैं अगर तो ये मेरा धरना होता तो अलग बात थी। उस धरने में पुण्य जी जनता की भागीदारी थी। इन्होंने बैरियर लगा दिए थे चारों तरफ, जनता को आने दे, फिर भी कई महिलाएं छुप छुपा के मेरे तक पहुंच रही थी। लेडी हार्डिंग की कई सारी प्रोफेसर्स आई मेरे पास कि सर आप ठीक बोल रहे हो, बाहर वहाँ पे एक ड्रग की दुकान है और हमारा निकलना मुश्किल हो रहा है। दूसरे कई सारी महिलाएं आई, उन्होंने कहा जी हमारा जीना, पहली बार एक आदमी है जिसने महिला सुरक्षा के ऊपर जेन्युइन तरीके से आंदोलन किया है, नहीं तो जंतर मंतर के ऊपर। हम देखिए बड़े क्लियर तौर पे देखिए आपकी जो पहचान आंदोलन के जरिए निकली, हम उस स्थिति में लाना चाह रहे हैं। नरेंद्र मोदी गुजरात दंगे को लेकर सड़क पे बैठ जाए, मनमोहन सिंह ने जो बात कही सीबीआई जब आए भ्रष्टाचार के खिलाफ बैठ जाए, एग्जैक्टली मनमोहन सिंह भ्रष्टाचार के खिलाफ जला, राहुल गांधी रॉबर्ट वड्रा को लेकर जो आपने मुद्दा उठाया था उसके मद्देनजर बैठ जाए, रास्ता निकल जाएगा क्या? ये तरीका है क्या? बिल्कुल तरीका है सर, वो बैठ जाए। अगर जनता उनका साथ देती है तो बहुत अच्छा है। हम जब बैठे थे तो जनता ने साथ दिया था। किस जनता ने आपका साथ दिया? आप दिल्ली के अंदर जाके पूछ लीजिए। मैंने जो मुद्दा उठाया, जो आपने कहा, भाई वो उन लोगों के कुकर्म थे जितने भी 3 इंडिविजुअल एग्जांपल्स नाम लेना आप तो ले सकते हो, मैं नहीं लूंगा। XYZ पहले तो आप लेते थे। नहीं, XYZ इस धरने पे बैठ जाए, वो उधर, वो उनके कुकर्म थे। मैं अपने कुकर्मों के खिलाफ थोड़ी धरने पे बैठ रहा हूँ। मैं तो जनता के ऊपर जो अत्याचार हो रहे हैं उसके लिए बैठ रहा हूँ। हम एक नई परिस्थिति देख रहे हैं अरविंद जी कि दिल्ली में जब आप जिक्र करते हैं, एक जनता का पक्ष है, एक सत्ता का पक्ष है। पहली बार दिल्ली में से वो आवाज आ रही है कि लगता है कि एक कयोस, एक एनार्किज्म की बात, संयोग से राष्ट्रपति ने भी उसका जिक्र कर दिया। अगर विचार नहीं है, अगर आपके पास कोई आइडियोलॉजी नहीं है, तो आपने सड़क से जैसे ही एनार्किज्म कहा, उसको लेकर लोग डिक्शनरी टटोलने लगे, बताने लगे एनार्किज्म क्या होता है। हम एक चीज समझना चाहते हैं, एनार्किज्म किसी सत्ता को नहीं मानती है। विचार नहीं है तो इस सत्ता को नहीं मानना, तो भारत में राम राज्य भी माना गया है कि राम राज्य है, एक तरफ वो एनार्किज्म है, एक तरफ राम राज्य है। बार बार लग रहा है कि अरविंद केजरीवाल विचार शून्य तो नहीं है, तो देश को कैसे वो देख रहे हैं? सर सबसे बड़ा विचार मैं बता देता हूँ। बीजेपी कांग्रेस एक तरफ है, आम आदमी पार्टी दूसरी तरफ है, और 2 क्लियर कट विचारधाराएं बता देता हूँ मैं। ये दोनों पार्टियां क्रोनी कैपिटलिज्म के जरिए, केवल और केवल भ्रष्टाचार के जरिए इन पार्टियों की फाउंडेशन है। नंबर 1, हमारी पार्टी इस देश को एक स्वच्छ राजनीति देने के लिए कायम हुई है। अगर राजनीति स्वच्छ होगी तो शिक्षा अच्छी होगी, अगर राजनीति स्वच्छ होगी तो
तो स्वास्थ्य अच्छा होगा, सड़कें अच्छी होगी, बिजली अच्छी होगी, पानी। तो एक तो ये है। और दूसरी सबसे बड़ी ये है, ये पार्टियां ये कह रही हैं आप हमें वोट दो, हम राजा बनेंगे और राजा बन के हम आपका भला करेंगे। क्योंकि वो कह रहा है मैं अच्छा राजा हूँ, वो कह रहा है मैं अच्छा राजा हूँ। हम ये कह रहे हैं जी हम कुछ नहीं कर सकते, हम तो आम आदमी हैं, पिटे मरे कुचले हैं, आप ही की तरह हैं। इन दोनों से तंग आ गए थे, तो अब सारे इकट्ठे हो जाओ और सारे इकट्ठे होके अब इस सत्ता के किलों को तोड़ेंगे और सत्ता सीधे जनता के हाथ में देंगे। अब इस देश के अंदर जनता का राज आएगा। अब बहुत हो गया कांग्रेस का राज और बीजेपी का राज। ये हमारा मैसेज है। तो ये बड़ी क्लियर कट आइडियोलॉजी है। कल मेरे को इस देश के बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट का बेटा मिलने आया, उसने बड़ी अच्छी बात कही। उसने कहा अरविंद जी आपसे बहुत लोग पूछते हैं कि आपकी इकोनॉमिक पॉलिसी क्या है, आपकी इकोनॉमिक पॉलिसी क्या है। कहता है इकोनॉमी इज नॉट अ कॉज, इकोनॉमी इज द आउटकम। कहते हैं दो शब्दों में आप अपनी इकोनॉमिक पॉलिसी डिफाइन कर दीजिए, ऑनेस्ट पॉलिटिक्स। ऑनेस्ट पॉलिटिक्स इज योर इकोनॉमिक पॉलिसी। बोला कई लोग, कई सरकारें कहती है हम डेवलपमेंट कर रहे हैं। कहते हैं डेवलपमेंट सरकार थोड़ी करती है, डेवलपमेंट तो लोग करते हैं। डेवलपमेंट तो रिक्शा वाला करता है, डेवलपमेंट तो चाय वाला करता है, डेवलपमेंट तो स्टोर चलाने वाला करता है, डेवलपमेंट तो उद्योगपति करता है। सरकार को एक अच्छी व्यवस्था देनी पड़ती है जहां पे न्याय हो, जहां पे शिक्षा हो, जहां पे सुव्यवस्था हो, भ्रष्टाचार ना हो। अगर आप ऐसी व्यवस्था दे देते हैं तो विकास तो इस देश की जनता करती है ना, सरकार कहां से विकास करती है। आपने एक शब्द यूज किया क्रोनी कैपिटलिज्म, लेकिन हमने देखा कि जन लोकपाल में कहीं भी कॉर्पोरेट का जिक्र नहीं आता है। सर कॉर्पोरेट को कैसे घेरे में दो क्लॉजेज हैं, 2 या 3 क्लॉजेज हैं। एक क्लॉज तो ये है कि जो कंपनी होगी जितना लॉस होगा वो लॉस उससे रिकवर किया जाएगा, ऑफिसर से भी और उस कंपनी से भी। उन कंपनियों को उन कंपनियों के डायरेक्टर, मेरे को एग्जैक्टली 3 क्लॉजेज हैं, उन कंपनियों को और उनके प्रोमोटर्स को ब्लैकलिस्ट कर दिया जाएगा फ्यूचर गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए। 3 क्लॉजेज हैं इनके खिलाफ। पहली और आखिरी सोच सिर्फ ईमानदारी है, इसका मतलब ये माना जाए। सर ईमानदार व्यवस्था होगी तो बहुत 2 चीजें इंपॉर्टेंट है, ईमानदार व्यवस्था और जनता की भागीदारी। हम एक मिनट, जनता की भागीदारी, हम इस पे आ रहे हैं। क्या ये एक नई सोच आ रही है हिंदुस्तान की राजनीति में, ईमानदारी के जरिए हर व्यवस्था अपने आप अनुकूल हो जाएगी जनता के? पहला सवाल यह है। और दूसरा बड़ा सवाल यह है कि ईमानदार शब्द जब आप कहते हैं तो इसका मतलब बाकी समूची राजनीति बेईमानी से कहीं ना कहीं लिपटी हुई है। एक छोटे से ब्रेक के बाद तुरंत लौट रहे हैं, क्योंकि 30 दिन की सरकार ने जनता को धोखा दिया है या 30 दिन की सरकार अब दिल्ली से निकलकर संसद देख रही है। ब्रेक के बाद।